हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज का ये वीडियो है हमारा हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एग्ज़ाम बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। ये 30 क्वेश्चंस में अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है। कौन है जो भारतीय आत्मा के नाम से फेमस है? पहला ऑप्शन है हमारा सिया राम शरण गुप्त, सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी, थर्ड है मैथिली शरण गुप्त, फोर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम जानते हैं कि भारतीय आत्मा के रूप में हमारे माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। ठीक है, अगर अपने अपने पिंजरे की बात करेंगे तो इसमें मोहनदास नामीशराय की, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नामीशराय की आत्मकथा है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि इदन्नम की रचना किसकी है। इदन्नम किसकी रचना है? ठीक है, ए ऑप्शन ममता कालिया, बी मन्नू भंडारी, सी चित्रा मुग्दल, डी मैत्रेयी पुष्पा। तो हम देखते हैं कि इदन्नम रचना जो है मैत्रेयी पुष्पा की है। अगर ये क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है 100 सुजान, अजान और एक सुजान, बी है धूर्त रसिक लाल, सी है निसहाय हिंदू और डी है श्यामा स्वप्न। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि फोर्थ का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास का नाम है 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन कहता है हमारा दौड़ना, बी है रूठना, सी है मुस्कुराना और डी है पीना। जैसा कि हमको पता है कि क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसमें पीना हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके अलावा सारे ऑप्शन दौड़ना, मुस्कुराना और रूठना, ये सभी हमारे कौन सी क्रिया हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही हो। और कितने क्वेश्चन आपके 30 में से सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। हमको पता है कि वर्णों को प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ऑप्शन ए हमारा कहता है आ, बी कहता है क, सी कहता है थ और डी कहता है च। हमें पता है कि वर्ण के जो भाग होते हैं, इनको जो 5 होते हैं, इनमें दूसरा और चौथा वर्ण हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि था हमारे दूसरे वर्ग में आता है, इसलिए हमारा महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी था हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, हिंदी शब्द को संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि हमें लेखपाल का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें हमारी हिंदी पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हमको पता है कि शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि अनुस्वार सबसे पहले आता है। जब अनुस्वार सबसे पहले आता है तो ए और फोर डी ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा है, बी और सी अपने आप गलत हो जाएंगे। फिर संतान सही है, सकल सही, सक्षम और सचल में देखेंगे छ हमारा किससे मिलके बना होता है? आधा का और खड़कोट सा से मिलके बनता है, इसलिए सक्षम हमारा पहले आ जाएगा, बाद में सचल आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पापी में कौन सा विशेषण है। ए ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में जो है हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताइएगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पुनर् प्लस जन्म, बी है पुनः पुह प्लस नरजन्म, सी है पुनः प्लस जन्म, डी है पुनर् प्लस आजन्म। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि पुनर्जन्म में पुनः प्लस जन्म, और इसमें हमारी कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक, आई होप ये 9 क्वेश्चन जितने भी हुए हैं आपको समझ में आए हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इत्यादि शब्द में
कौन सी संधि है। इत्यादि को पहले हम तोड़ेंगे कि किस फॉर्म में टूट रहा है, तो इत्यादि इति प्लस आदि में टूटता है, इसलिए हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 30 में से ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, डी ऑप्शन विसर्ग ही टिक कर देते हैं। इसमें देख रहे हैं अतः प्लस एवं में पहले से ही विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विसर्ग संधि का उदाहरण अतः प्लस एव है, ए ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे ये संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या विस्मयवाचक है। तो सफलता प्रदान करे ये हमारी इच्छा है, इसलिए ये हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, इनको वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे कि उद्धरण के लिए प्रयुक्त होने किया जाने वाला चिन्ह क्या होता है, कि इंग्लिश का टर्म इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सभी को समझ में आता है, उद्धरण थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इन्वर्टेड कॉमा का साइन है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे कि कमल नयन में कौन सा हमारा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए बहुप्रिय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी कर्मधारय। तो क्योंकि नयन की विशेषता बताई जा रही है, नयन हमारे किसके, कमल के समान बताए जा रहे हैं, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। तो कमल नयन में कौन सा समास हो गया, हमारा कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 फिर से रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि अव्ययी भाव कितने होते हैं। अब अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और इनमें ऑप्शन में हमारा क्या सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास कौन सा है, तो आ मरण। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, आ प्लस मरण में, तो ये आ अव्यय भाव प्रकट करता है, आ प्लस मरण, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास में हमारा आमरण में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं। जब किसी शब्द समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता और पिता। ठीक है, तो द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कि जिसमें पहला पद संख्या हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो उसको याद कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगुवाचक समास, द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में हमारा प्रथम पद प्रधान होता है, और द्विगु में हमारा क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, मक्खन का पर्यायवाची है। मक्खन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखिए दधिसार और माखन तो सभी लोगों ने सुना होगा, लौनी भी जो है मक्खन को ही कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मीन्स दधिसार, माखन और लौनी ये तीनों मक्खन के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो चंद्रमा के पर्यायवाची में हम देखेंगे कि शशि, इंदु और रजनीपति, ये तीनों जो है हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं, और ऑप्शन ए हमारा 20 का सही हो जाता है। कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और क्वेश्चन की सीरीज कैसी है ये लिखना, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची जलज होता है, अंबुज होता है, पंकज होता है, लेकिन मनसिज नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये मनसिज किसका पर्यायवाची, ये हमारा किसका पर्यायवाची है, ये मनसिज। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि शब्दों के विलोम बताइए, शब्दों के विलोम शब्द बताइए। उदय का विलोम क्या होता है, उदय का विलोम अस्त होता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी से आपके 10 मिनट में, मुश्किल से 12 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्रय का विलोम क्या होगा, तो क्रय का विलोम हम सभी लोग जानते हैं कि क्रय का विलोम हमारा
विक्रय होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम हमारा अंत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 अंधकार का विलोम क्या होगा? सभी लोगों को पता है कि अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, मीन्स 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको कुलीन कहा जाता है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? आशातीत के लिए उपयुक्त वाक्य हैं। आशातीत क्या होता है? ऑप्शन ए जिससे आशा हो, बी उम्मीद करने वाला, सी आशा से अधिक, डी जिसकी आशा ना हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशातीत के लिए क्या, जो आशा से अधिक होता है उसे आशातीत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो इसमें हमारा जो बलिदान की भावना के प्रेरक में हमारे कौन हो जाएंगे? उनको समाज सुधारक कहेंगे, या संस्कृति पुरुष कहेंगे, या देशभक्त कहेंगे, या स्वामी भक्त कहेंगे। तो बलिदान की भावना के प्रेरक हमारे देशभक्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? इसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। ए लहरी, बी नागरिक, सी नगरवधु, डी नौकर। तो नगर में रहने वाले को हम लोग क्या नागरिक कहते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द लिखिए। तो युद्ध करने के इच्छुक को हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑप्शन बहादुर, बी वीर, सी दबंग, या फिर डी युयुत्सु। तो हम क्या कहेंगे? युद्ध करने के इच्छुक को हम लोग क्या कहते हैं? युयुत्सु कहेंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल मतलब बता दीजिएगा। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसी ही और सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगी हो। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, केवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी एग्ज़ाम में हमारे हिंदी आती है, जैसे कि लेखपाल एग्ज़ाम हो गया, सभी के लिए ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए और बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू।